हेलो बच्चों, आज हम जेईई मेन 2023 के फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा फेज़ वन का पेपर है वो हो चुका है, फेज़ टू होना बाकी है। फेज़ वन में 24 जनवरी से हमारा पेपर स्टार्ट हुआ था। 24 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसमें ये है फिजिक्स के पेपर में, दैट ए ट्रैवलिंग वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है हमको और हमसे कहा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये डिस्क्राइब कर रही है एक ट्रैवलिंग वेव को, और हमसे पूछा गया है द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, उस वेव की वेलोसिटी को पूछा गया है। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? आसान है, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये। हम जानते हैं कि कोई सी भी वेव होती है, वेव हमारी ऐसे प्रोपोगेट हो रही होती है। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, और ये हमारा क्या है? डायरेक्शन ऑफ हमारा ये वाई डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ वेव। जो हमारे वेव के प्रोपोगेट होने में जो हमारा मीडियम पार्टिसिपेट कर रहा है, उस मीडियम की जो पार्टिकल है वो वाई डायरेक्शन में क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो उसी की इक्वेशन दी गई है कि y इज इक्वल टू वाई एट एक्स कॉमा टी, यानी कि हमारा पोजीशन दिया गया है एक्स पोजीशन पर, और t इज इक्वल मतलब कुछ टाइम पर हमारा जो वेव है, वेव की जो पार्टिकल है वो पार्टिकल वाई डायरेक्शन में कितने डिस्प्लेसमेंट कर चुके हैं, उसके लिए एक इक्वेशन दी गई है। तो ये जनरल इक्वेशन होती है, जनरल एक इक्वेशन होता है जिससे हम किसी भी वेव को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन में हमारा प्रोपोगेशन ऑफ वेव हो रहा है, और वाई डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? एसएचएम कर रहे हैं, पार्टिकल हमारे वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ वेव। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमसे वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा गया है, ना कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा गया है। अगर हमसे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा गया होता तो वाई डायरेक्शन में जो हमारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, तो सिंपली हम क्या कर देते हैं? वाई डायरेक्शन को मतलब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकल जाता है हमारा, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। लेकिन हमसे वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा गया है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव का सिंपल से एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है तो वेलोसिटी ऑफ वेव का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन। ठीक है ना? पोजीशन का मतलब x और टाइम का मतलब t। ये जो हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है उसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा टाइम है t है, उसका कोफिशिएंट कितना दिया गया है? -4 दिया गया, और x का कोफिशिएंट कितना है? 8 है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? -4 रख देंगे कोफिशिएंट ऑफ टाइम की जगह पे, और कोफिशिएंट ऑफ x की जगह पे 8 रख देंगे, तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, 5 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। हमसे यहाँ पर कहा गया है कि ऑल दी क्वांटिटीज आर इन एसआई यूनिट। तो वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर पर सेकंड, जो कि दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आर है, इज कैरिंग करंट आई, जिसमें करंट आई का फ्लो हो रहा है, वो करंट आई कैरी कर रहा है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप एंड at a distance r from the center of the circular loop on its axis। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, ये सर्कुलर लूप मैंने बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे बनाया है। इस सर्कुलर लूप का रेडियस में दिया गया है। हमसे कहा जा रहा है कि सर्कुलर लूप का रेडियस है r, और इसमें करंट I का फ्लो हो रहा है। हमसे ये कहा गया है कि हमें रेशियो कैलकुलेट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? इस सर्कुलर लूप के सेंटर से होकर के इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होने वाली जो लाइन होती है वही उसकी एक्सिस कहलाती है। और इस एक्सिस पर सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है कोई, उस पॉइंट को मैं P कंसीडर कर लेता हूं। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कैलकुलेट करना, हमें रेशियो चाहिए। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो
हम मान लेते हैं कि सेंटर को सी कंसीडर कर लेते हैं, उस पॉइंट को मतलब सेंटर से आर डिस्टेंस पर उसके एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको हम पी कंसीडर कर लेते हैं, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एट सी डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एट पी चाहिए, हमें ये कैलकुलेट करना है, ये बताना है कि ये कितना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है या रिंग है उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का उसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर, उसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर कोई सा भी एक पॉइंट है, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है म्यू नॉट आई इंटू, अगर सर्कुलर डिस्क का सर्कुलर रिंग का रेडियस आर है तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है किसी भी सर्कुलर लूप के द्वारा उसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर उसके सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप हमें पहले से मतलब हम याद भी कर सकते हैं, फॉर्मूला निकल जाता है, डायरेक्टली हम क्या कर देंगे x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए बाई जगह में नहीं पता है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या करेंगे x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर BC क्या हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, क्योंकि सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी 0 ही होगी, 0 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर डिवाइड का पावर 3/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 खत्म हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब क्या है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब बचेगा, नीचे क्या बचेगा आर क्यूब बचेगा। अब यहाँ से देखो आर स्क्वायर से इसका 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। हमें ये याद भी रहना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। ये फॉर्मूला के तौर पे हम इसे याद भी रख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P कहां पर है सेंटर से r डिस्टेंस पर उसके एक्सिस पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P हम क्या कैसे निकालेंगे म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स क्या है सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है और सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है आर है, तो एक्स की जगह पे हम आर पुट कर देंगे, तो 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखेंगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 की पावर भी 3/2 हो जाएगा और आर स्क्वायर की पावर भी 3/2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 3/2 और आर स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब क्या है स्क्वायर से, चलिए एक बार लिख देते हैं आर स्क्वायर की पावर भी 3/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या है 2 की पावर 1 प्लस हाफ, ठीक है, यानी कि 2√2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2√2 इंटू स्क्वायर से ये वाला 2 से ये वाले 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब बचेगा नीचे, ये खत्म, 2 2 जा 4, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4√2 इंटू आर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट the distance r from the center of the circular loop at its axis that is equal to mu naught I upon 4√2 into r। हमें क्या चाहिए इन दोनों का रेशियो चाहिए, हमें BC भी मिल गया, हमें BP भी मिल गया। अब हमें इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना था, हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो जब लेंगे तो BC इज इक्वल टू कितना है म्यू नॉट I अपॉन 2r डिवाइडेड बाई BP कितना है म्यू नॉट I अपॉन 4√2 into r। म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, 4√2 ऊपर चला जाएगा, तो 4√2 ऊपर गया, नीचे हमारे पास 2 है, 2 से एक 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2√2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि BC इज टू BP इज इक्वल टू 2√2 इज टू 1, हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम देख ले रहे हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वही है 2√2 इज टू 1, यानी कि पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस 84A 218। 84A 218 का मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट एक एलिमेंट हमें दिया गया, एलिमेंट दिया गया हमें, ठीक है, सॉरी
तो हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। कंसीडर दी फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस। एक रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस दिया गया है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? रेडियो एक्टिव डीके में कोई भी एलिमेंट अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को क्या कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, ठीक है। कुछ एनर्जी उनको जब मिल जाती है तो वो अपने अंदर से कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल को बाहर निकालते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट दिया गया है ए, जिसके पास एटॉमिक नंबर 84 है और मास नंबर 218 है, ठीक है। 84 A 218 का मतलब नीचे मास एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एलिमेंट के अंदर होंगे उतने ही उसकी एटॉमिक नंबर होगी, ठीक है, या एटम के अंदर। और इस एटम के पास जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों का जो सम होता है वही हमारा मास नंबर होता है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं एटॉमिक नंबर किसी भी एक एटम के लिए एटॉमिक नंबर is equal to number of protons and mass number is equal to number of protons plus number of neutron। ये चीज हमें पता है। अब क्या हो रहा है, इसमें से अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकलेगा तो हमारे पास एक नया एलिमेंट बनेगा, नया एटम बनेगा। फिर बीटा माइनस पार्टिकल बाहर निकलेगा, नया एलिमेंट बनेगा, नया एटम बनेगा। फिर इसमें से गामा पार्टिकल बाहर निकलेगा, नया एटम बनेगा। फिर इसमें से अल्फा पार्टिकल दोबारा बाहर निकलेगा, फिर एक नया एटम बनेगा, ऐसे ही। तो हमारे पास जो ये लास्ट वाला एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना, हमसे कहा जा रहा है कि द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ A6 आर गिवन बाय, ठीक है। A6 जो हमारा एलिमेंट बनेगा उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर बता रहा है, ठीक है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्यों पूछा गया है, यहाँ पर दिया तो है, इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स बाहर निकल रहा है, इन पार्टिकल में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या और भी अदर पार्टिकल जब बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है उसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर में फर्क आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम का मतलब क्या है, हीलियम के पास 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उसके पास क्या बचेगा, सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। और न्यूक्लियस को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। यानी कि 2He4 2+ को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलने का मतलब क्या है, उसकी एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी और उसकी मास नंबर में कितने की कमी आ जाएगी, 4 की कमी आ जाएगी। मास नंबर में 4 की कमी क्यों आ रही है, क्योंकि कुछ प्रोटॉन बाहर निकल रहा है। बाहर कितना प्रोटॉन, कितना बाहर, 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन बाहर निकलेगा। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा। यानी कि 2 प्रोटॉन बाहर निकलेगा, 2 न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रही है ना। इस एलिमेंट से कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाहर निकलेंगे, 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाहर निकलेंगे, 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन जब नहीं है तो वो जब बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे कि 2 प्रोटॉन बाहर निकल गया, 2 पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया, ठीक है। जब 2 पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर क्या छोड़ देगा, 2 नेगेटिव चार्ज छोड़ देगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। जब हम जानते हैं कि कोई सा भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा एटम है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल जाता है तो इस पर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वैसे ही जब अगर प्रोटॉन बाहर निकल जाए तो प्रोटॉन जब बाहर निकलेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन भी अगर साथ में 2 बाहर निकल जाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ प्रोटॉन बाहर निकल रहा है। जब सिर्फ प्रोटॉन बाहर निकल रहा है तो 2 पॉजिटिव चार्ज भी बाहर निकल रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। वैसे यहाँ पर चार्ज के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन बाय द वे अगर कभी आगे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और चार्ज के बारे में पूछ ले तो हमें ये चीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हीलियम अल्फा पार्टिकल के बारे में हमें पता चल गया कि अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकलेगा तो 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन बाहर निकलेंगे, 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे। यानी कि उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी और उसके मास नंबर में 4 की कमी आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो हम यहाँ पर देख लेंगे। जैसे कि हमारे पास जो इनिशियल एटम है, इनिशियल एटम में हमारा मास नंबर 218 है और एटॉमिक नंबर 84 है। इसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है। तो अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकलेगा इसके मास नंबर में
4 की कमी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 82A 214, इसमें से 4 कम हो जाएगा, इसमें से 2 कम हो जाएगा। फिर हमारे पास देख पा रहे हैं कि बीटा माइनस पार्टिकल बाहर निकल रहा है। बीटा माइनस पार्टिकल का मतलब होता है जनरली इलेक्ट्रॉन। बीटा माइनस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं। बीटा जो पार्टिकल होता है, अगर बीटा माइनस है तो इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा प्लस है तो पॉजिट्रॉन होता है। और इनके पास ये नंबर ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन ही है। बीटा माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो ना ही एटॉमिक नंबर में कोई फर्क पड़ता है और ना ही मास नंबर में कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो इनकी इन चीज में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगी। यहाँ पर चार्ज कितना आ चुका है, 2 प्लस बाहर निकला था तो 2 माइनस चार्ज है इसके पास। अब बीटा माइनस पार्टिकल बाहर निकलने का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसपे एक पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 माइनस है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा, एक निगेटिव बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 82 214 A, ये A1 है, ये A2 हो गया और एक माइनस चार्ज यहाँ पर अब बच गया है। एक माइनस चार्ज यहाँ पर अब बच गया है। अब हम आगे कह रहा है कि A2 में से एक गामा पार्टिकल बाहर निकल रहा है। गामा पार्टिकल बस एनर्जी होती है। गामा पार्टिकल में ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना प्रोटॉन्स होते हैं, ना न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ना चार्ज में कोई डिफरेंस आएगा, ना ही एटॉमिक नंबर में और ना ही मास नंबर में कोई डिफरेंस आने वाला है। बस इसमें से कुछ एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने वाली है। इसके बाद से क्या निकल रहा है, A3 में से अल्फा पार्टिकल फिर से बाहर निकल रहा है। जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेंगे तो सेम चीज यहाँ पर होगी, एक हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकल जाएगा। यानी कि 2 नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी और मास नंबर में 4 की कमी आ जाएगी। तो हो जाएगा 80A4 210। इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 210 बचेगा, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, ये 2 पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज जब बाहर निकल रहा है 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा और 2 निगेटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज मिलकर कितने निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। फिर क्या हो रहा है, फिर इसमें से बीटा प्लस पार्टिकल बाहर निकल रहा है। बीटा प्लस पार्टिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट, बस उसके चार्ज में डिफरेंस होता है, मास वही होता है, सारी चीजें वही होती है, बस उसके चार्ज में डिफरेंस होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज मिलता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। ये प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ना एटॉमिक नंबर में पार्टिसिपेट करता है और ना ही मास नंबर में पार्टिसिपेट करता है। तो इसका जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है दोनों सेम रहने वाले हैं। ये A5 हो चुका है। अब एक पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि 4 निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है, इसमें से फिर एक गामा पार्टिकल बाहर निकल रहा है। फिर क्या निकल रहा है, सिर्फ एनर्जी बाहर निकल रही है, ना ही इलेक्ट्रॉन में कोई कमी आ रही है, ना ही प्रोटॉन में, ना ही न्यूट्रॉन में, ना चार्ज में पार्टिसिपेट करता है ये, ना ये एटॉमिक नंबर में और ना ही मास नंबर में। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। फिर ये वही बन जाएगा 210 A6 4-। हमारा ये जो A6 एलिमेंट है, A6 एलिमेंट के पास 4 निगेटिव चार्ज है, एटॉमिक नंबर इसका 80 है और मास नंबर इसका 210 है। तो हम इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। 210 and 82, 210, 84, 210 and 80, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारा 80 हो चुका है और मास नंबर हमारा 210 हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा है द वेट ऑफ द बॉडी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 80 न्यूटन। और आगे कह रहा है द वेट ऑफ द बॉडी एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज। ठीक है, मतलब अगर किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस पर रखा जाता है तो उस बॉडी का वेट दिया गया है हमें। अब उसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से 3200 किलोमीटर ऊपर उठा दिया जाए तब उस बॉडी का वेट कितना होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये बॉडी हमारी, ये हमारा अर्थ है जिसका रेडियस हम RE कंसीडर कर लेते हैं, इसका मास हम ME कंसीडर कर लेते हैं, ये इसका सेंटर है और ये बॉडी है जिसका हम मास स्मॉल m कंसीडर कर लेते हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू RE होगा, क्योंकि ये बॉडी बहुत ज्यादा स्मॉल होगी अर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, ये चीज होगी। अब क्या है कि हमें ये बताया गया है कि जब इसको अर्थ के सरफेस पर रखा जाता है तो ये बॉडी वेट महसूस करती है, कितनी, 18 न्यूटन का वेट महसूस करती है। अब इसी बॉडी को जब 3200 किलोमीटर ऊपर उठा दिया जाए
तो ये बॉडी कितनी वेट महसूस करेगी उसको डब्ल्यू डैश मान लेते हैं, हमें वो कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये तो वेट होता है हमारा, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जब अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, g इंटू एम ई इंटू डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर, ये होता है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। लेकिन जब बॉडी को ऊपर उठा दिया जाए, जब बॉडी को ऊपर उठा दिया जाए कितना, 3200 किलोमीटर। अब 3200 किलोमीटर 6200 किलोमीटर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है दैट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी नहीं है, मतलब इसके कंपैरिजन में इसको ना नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ना ही नजरअंदाज कर सकते हैं, तो हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि हम जानते हैं कि जब बॉडी को मतलब कुछ ऊपर उठाया जाता है या गहराई में कुछ लाई जाती है, मतलब कुछ डीप जाने पर या ऊपर जाने पर बॉडी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में फर्क आता है। और बॉडी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में फर्क के लिए हमने दो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। जब अंदर नीचे की तरफ जाएंगे तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, और ऊपर की तरफ जाएंगे कुछ h हाइट पर तब इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा। दरअसल हमने वो जो फॉर्मूला डिराइव करा था कि तो जी इफेक्टिव का हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा होगा, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपान आर ई, ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा होगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब h हमारा बहुत ज्यादा छोटा हो आर ई से, लेकिन h हमारा बहुत ज्यादा छोटा आर ई से नहीं है, तब ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, गलत आएगा। हमें ये वाला फॉर्मूला ना अप्लाई करके हमें जनरल फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। जनरल फॉर्मूले में जी इफेक्टिव के लिए हम, जी इफेक्टिव क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, जी इंटू एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर एच हाइट ऊपर उठा दिया जाए सरफेस से तब की बात है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा हमारा, ठीक है। जैसे इन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर ई प्लस एच हो जाएगी। और हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। m1 की जगह पे मास ऑफ अर्थ है, m2 की जगह पे क्या है, बॉडी की मास है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है, दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर ई प्लस एच हो जाएगी। हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा एच हाइट पर, ठीक है। अब मास इसका स्मॉल एम हमने कंसीडर किया था, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से जी इफेक्टिव हमारी आ जाएगी कितनी, जी इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। लेकिन हमें क्या पता है, हमें जी पता है। जी कैसे पता है, हम जानते हैं वेट दिया गया है तो मास से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा, जी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, वेट को मास से डिवाइड कर दो तो हमारा जी आ जाएगा। लेकिन अगर हमें जी इफेक्टिव पता चल जाए तो वेट ऑफ द बॉडी एट दी 3200 किलोमीटर अबव भी हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए ये चीज जी हमें पता है। जी कैसे पता है, जी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई मास। वेट 18 न्यूटन है डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर ई। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आर ई का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर बच जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है ये हमें पता है डब्ल्यू बाई एम डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस एच की जगह पे कितना है 3200, आर की जगह पे कितना है 6400 डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर। अब वेट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, मास में जी इफेक्टिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जी इफेक्टिव से, ये हो जाएगा डब्ल्यू बाई एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5 इसका होल स्क्वायर। मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो W की जगह पे 18 है डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 न्यूटन आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, as shown in figure, a network of resistors is connected to a battery of 24 volt with an internal resistance of 3 ohm.
क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक रजिस्टर का नेटवर्क है और इस नेटवर्क को एक बैटरी से कनेक्ट करा गया है और बैटरी की जो वोल्टेज है वो है 24 वोल्ट और उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है ये बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये ऐसे यहाँ पर 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये पूरी हमारी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बैटरी है हमारी, ठीक है। उसके बाद से क्या कह रहा है कि द करंट थ्रू द रजिस्टर R4 एंड R5। हमारे पास जो रजिस्टर है R4 एंड R5 इसके थ्रू कितने करंट का फ्लो हो रहा है उसने दे रखा है I4 एंड I5 रिस्पेक्टिवली, यानी R4 में I4 करंट कह रहा है का फ्लो हो रहा है और R5 में I5 करंट का फ्लो हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है द वैल्यूज ऑफ I4 एंड I5 आर। हमें R1 R2 R3 सबकी वैल्यूज दी गई है, वोल्टेज की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यूज दी गई है। हमसे ये कहा जा रहा है अगर R4 और R5 में I4 और I5 करंट का फ्लो हो रहा है तो हमें बताना है कि I4 और I5 की वैल्यू कितनी होगी। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें प्रोसेस पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है, जाहिर सी बात है यहाँ से कुछ करंट का फ्लो हो रहा होगा, करंट आ रही होगी हमारी। मैं मान लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ कि बैटरी से करंट आई का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट आई हमारी यहाँ पर गई, फिर यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, फिर जाकर के दोनों एक जगह पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी आई करंट का ही फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस के द्वारा, फिर जाकर के यहाँ पर क्या हो जाएगी I4 और I5 में डिवाइड हो जाएगी, फिर इस वाले जंक्शन पर आकर के मिल जाएगी और फिर आई करंट का फ्लो इस पूरे टर्मिनल में, इस पूरे सर्किट में होने लगेगा। यही प्रोसेस है। तो हमें क्या चाहिए, हमें आई चाहिए। अगर हमें करंट आई का पता चल जाता है तो हम I4 और I5 भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई पता करने के लिए हमें इस बैटरी से ये आई करंट का फ्लो हो रहा है, तो इस बैटरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोसेस बताया गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, फिर ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और फिर इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो ये, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा ये और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका R इक्विवेलेंट 1 that is equal to 1/R1 यानी कि 1/2 plus 1/2 that is equal to 1। हाफ प्लस हाफ मिलकर के 1 हो जाता है। यहाँ से R इक्विवेलेंट 1 कितना आ जाएगा हमारा 1 ओम आ जाएगा, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1 ओम है। वैसे ही इसका निकाल लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 2 मैं कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/4। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6/20, यानी R इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा यानी कि 20/6, 3 और ये 10, यानी कि 10/3 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 10/3 ओम है। बस अब क्या करना है, अब हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया, 5 ओम है ना, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये 5 ओम है, ये 20 ओम है, ये 5 ओम है। यहाँ पर R1 की जगह पे 20 और R2 की जगह पे 5 आएगा, ये हो जाएगा हमारा 4, तो 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5, तो 5/20, तो R इक्विवेलेंट ये 1/R इक्विवेलेंट 2 के बराबर है, तो R इक्विवेलेंट 2 हमारा क्या हो जाएगा 20/5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 ओम। तो हमारा जो यहाँ पर R इक्विवेलेंट 2 आया वो कितना आया 4 ओम। अब ये जो हमारा क्या निकल करके आया 1 ओम, यानी इसका इक्विवेलेंट 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम और 3 ओम, ये सारे के सारे किसमें है, ये सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका कितना आया था 1 + 2 प्लस इसका कितना आया 4 + 2 प्लस इस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ये क्यों इसके साथ किसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा 3, दैट इज इक्वल टू 1 + 2 3 + 4 7 + 2 9 9 + 3 12, यानी कि
12 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा 12 ओम आ गया। हम जानते हैं कि बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो सर्किट के करंट इनटू आर इक्विवेलेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ से करंट आई हमारा क्या हो जाएगा, V वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना आया 12 ओम। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर। यानी यहाँ से बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो कितने एम्पियर का करंट निकल रहा है 2 एम्पियर करंट निकल रहा है हमारा। अब ये 2 एम्पियर क्या होगा, इस सर्किट में यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, जब इस जंक्शन पे पहुंचेगा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इस पार्ट में चला जाएगा, एक इस पार्ट में चला जाएगा। अब क्या होगा, जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना, तो अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें फॉर्मूला नहीं मालूम है फिर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, 2 जंक्शन से 2 वायर निकले हुए हैं और क्या हो रहा है कि हमारा करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है I1 का, I1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I, जो करंट हमारा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से I करंट आ रहा है हमारा, और I2 इज इक्वल टू होता है R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। नीचे R1 प्लस R2 रहेगा ही, ऊपर वाला और I यहाँ पर रहेगा ही, ऊपर वाला R1 और R2 चेंज हो रहा है। अगर I1 कैलकुलेट करेंगे तो R2 रखेंगे और I2 कैलकुलेट करेंगे तो R1 रखेंगे। मैं इसमें कंसीडर कर लेता हूँ I1 करंट का फ्लो रहा है, इसमें I2 करंट का फ्लो रहा है। संयोग से क्या है कि यहाँ पर R1 और R2 दोनों सेम है, R1 और R2 दोनों सेम है, तो करंट का फ्लो भी दोनों में क्या होगा, सेम होगा। I1 और I2 दोनों सेम होगा। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है और दोनों सेम होने का मतलब क्या है, यहाँ इसमें 1 एम्पियर जाएगा, इसमें 1 एम्पियर जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 1 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है और इस वाले में 1 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है। फिर यहाँ पर आने के बाद दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है। यहाँ पर भी 2 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना क्या था, I4 और I5 कैलकुलेट करना था। यहाँ से 2 एम्पियर तो आ रहा है, लेकिन इसमें कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है। अब ये दोनों बराबर नहीं है, R4 और R5 ये दोनों बराबर नहीं है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कितना करंट का फ्लो हो रहा है और इसमें कितने करंट का फ्लो हो रहा है। तो सेम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बस यहाँ पर क्या कर देंगे, I4 इज इक्वल टू R5 डिवाइडेड बाई R4 प्लस R5 और I5 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाई R4 प्लस R5। अब यहां से देखेंगे R5 कितना है हमारा 5 ओम है, 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20 इंटू I कितना है 2। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 5 अपान कितना हो जाएगा, ये 20 प्लस 5 25, तो 1/5 2/5 कितना आ जाएगा, ये 2/5 एम्पियर। वैसे इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, R4 कितना हमारा 20 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 से बार में जाएगा और ये कितने बार में जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5 एम्पियर। यानी I4 कितना है हमारा 2/5 एम्पियर और I5 कितना हमारा 8/5 एम्पियर। ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा, थर्ड ऑप्शन में I4 हमें 2/5 एम्पियर दिया हुआ है और I5 में 8/5 एम्पियर। ये वाला सही नहीं कर देंगे क्योंकि ये पहला वाला R4 है और दूसरा वाला R5 है, तो R4 हमारा 2/5 एम्पियर है और R5 हमारा 8/5 एम्पियर है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 2 long straight wire P and Q, 2 long straight wire दिए गए हैं P and Q, carrying equal current 10 ampere. The wire are kept parallel to each other at 5 centimeter distance. Magnitude of magnetic force experienced by 10 centimeter length of the wire P is F1. If distance between wire is halved and current on them are doubled, force F2 on 10 centimeter length of the wire P will be। मतलब क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास 2 करंट कैरिंग वायर हैं, दोनों में से करंट का फ्लो हो रहा है, दोनों कुछ सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे गए, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे गए। तो जो हमारा वायर P है, वायर P के 10 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स हमने क्वेश्चन में अज्यूम कर रखा है F1। और फिर कहा जा रहा है कि अब उसके मतलब जो भी डिस्टेंस या
चीजें दी गई हैं उसमें चेंज करके हमसे पूछा जा रहा है कि अब कितना फोर्स पहले फोर्स के गुना कितना फोर्स हो गया है। ठीक है, जैसे हमसे पूछा ये गया है कि जब हम डिस्टेंस बिटवीन वायर को आधा कर दें एंड करंट को डबल कर दें तो फोर्स F2 ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर P विल बी। ठीक है ना, और ऑप्शन दिए गए हमें 10F1, 8F1, 1/10F1 और 1/8F1। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमने जब मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते समय हमने फॉर्मूले देखे थे कि दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा होता है तो रिपल्सन फोर्स लग रहा होता है दोनों वायर के बीच में, अगर दोनों पैरेलल हैं तो। ठीक है, और उनका कुछ मैग्नीट्यूड भी आया था, तो वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर है, दोनों में करंट का फ्लो, एक में करंट का फ्लो I1 हो रहा है, दूसरे में करंट का फ्लो I2 हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, और ये दोनों इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, मतलब इनकी लेंथ मतलब इन्फिनिटी हम कंसीडर कर, मतलब बहुत बड़ी होगी। तो हमसे ये कहा गया था कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है तो इन दोनों पर अपोजिट डायरेक्शन में मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये इस पर अपनी तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस पर अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं F12 और इसको हम कह देते हैं F21। ठीक है, इन दोनों का अगर वेक्टर फॉर्म की बात कर ली जाए तो वेक्टर फॉर्म में बस क्या होता है कि इन दोनों का साइन अपोजिट होता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और वो जो मैग्नीट्यूड आता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2πd इंटू कितने लेंथ पर हम फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं एक किसी दूसरे वायर का, और ये है डीएल लेंथ का, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस पर, वो फोर्स हम डीएफ कंसीडर कर लेते हैं। तो डीएफ अपॉन डीएल क्या होता है, डीएफ अपॉन डीएल की वैल्यू होती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, और डीएफ अपॉन डीएल क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2πd। तो ये फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का। अगर दो करंट कैरिंग वायर दोनों सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन से करंट का फ्लो हो रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। तो हमसे ये कहा गया है कि जब करंट का फ्लो कितना हो रहा है 10 एम्पियर और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, तब हमारा जो फोर्स है वो है F1 और लेंथ कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो F1 इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 कितना है 10 एम्पियर, I2 कितना है 10 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2π इंटू d। ठीक है, यही काम करते हैं ना, इसको निकालते ही नहीं है क्योंकि हम आसानी से हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। इसको हम F1 कंसीडर कर लेते हैं, F1। अब हमारा F2 क्या हो जाएगा, F2 डिवाइडेड बाई, हमसे कहा गया 10 सेंटीमीटर लेंथ के लिए फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो L हमारा L ही रहेगा इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब हमारा करंट क्या हो रहा है, करंट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर करंट ऑन देम आर डबल्ड, करंट हमारा डबल हो जा रहा है, ये हो जाएगा 2I1 और ये क्या हो जाएगा 2I2 डिवाइडेड बाई 2π, और हमारा जो डिस्टेंस है वो आधा हो जा रहा है, तो d/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो F2 अपॉन L दैट इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ F1 अपॉन L इंटू 8, L से L कैंसिल आउट हो गया, यहां से मैं कह सकता हूं कि F2 इज इक्वल टू 8 इंटू F1। ठीक है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है
A conducting circular loop of radius 10 upon under root of pi centimeter is placed perpendicular to a uniform magnetic field of 0.5 टेस्ला। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, इसका हमें रेडियस दिया गया है और ये रेडियस कितना है 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई सेंटीमीटर। ये कहा जा रहा है कि इस प्लेस परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा गया है। मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे कंसीडर कर लेता हूँ और ये इसका जो हमारा सर्कुलर लूप है उसका प्लेन इस डायरेक्शन में ऐसे, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 in 0.5 सेकेंड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है और 0.5 सेकेंड में, पहले ये कितना था 0.5 टेस्ला और 0.5 सेकेंड में ये 0 हो जा रहा है। ठीक है, एट ए कांस्टेंट रेट के साथ ये डिक्रीज कर रहा है। क्या? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रेट के साथ डिक्रीज कर रहा है। 0.5 सेकेंड में 0.5 टेस्ला से 0 हो जा रहा है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्कुलर लूप एट 0.25 सेकेंड इज, मतलब जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है तो 0.25 सेकेंड पर हमारे सर्कुलर लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा। दरअसल ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसमें क्या कहता है कि अगर हमारा कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो जो अगर हम उसमें कोई सा भी एक कोई भी क्लोज्ड लूप, ठीक है, कोई भी क्लोज्ड लूप कुछ एंगल पर या उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में उस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होगा, उससे गुजरने वाला जो फाई होगा, फाई का मतलब क्या है? फाई का मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट है वो क्या बताता है हमें? मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट होता है वो हमें क्या बताता है कि ये जो हमारा कंडक्टिंग लूप है इसमें एक क्या जनरेट हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दरअसल ये तरीके का फोर्स नहीं होता है, ये वोल्टेज होता है जो इसके सर्किट में एक वोल्टेज की तरह काम करेगा और इसके सर्किट में करंट का फ्लो कराने लगेगा। ठीक है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने का जो रेट होता है वो क्या बताता है हमें? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्कुलर लूप बता देता है। बात समझ में आ गई मेरी? तो ये हो गया हमारा। उसके बाद एक चीज यहाँ पर कह रहा है कि एक कांस्टेंट रेट के साथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट रेट के साथ डिक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट रेट के साथ डिक्रीज हो रहा होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई का मतलब क्या है? फाई टू माइनस फाई वन, और डेल्टा टी का मतलब क्या है? टी टू माइनस टी वन, यानी कि समय अंतराल यानी टाइम इंटरवल। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फाई वन माइनस फाई टू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब हमारे पास टारगेट क्या है? फाई वन फाई टू और डेल्टा टी मिल जाए। डेल्टा टी हमें दिया हुआ है कितना? 0.5 सेकेंड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो फाई वन और फाई टू कैसे निकालेंगे? फाई वन कब आएगा हमारा? जब 0.5 टेस्ला हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। फाई का फॉर्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। यहाँ से हमारा फाई वन निकल जाएगा। फाई वन इज इक्वल टू बी कितना है हमारा? 0.5 टेस्ला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इसका मतलब क्या है? टोटल एरिया। और हम ये जान रहे हैं कि जो हमारा इसका एरिया है, जो हमारा सर्कुलर लूप का एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में एरिया, जो हमारा सर्कुलर लूप है उसका भी एरिया आगे की तरफ ही होगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन आगे की तरफ है, यानी कि दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल 0 डिग्री है। बी डॉट डी ए का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा आता है, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? बी को बाहर ले सकते हैं, डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। और टोटल एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप क्या हो जाएगा? 0.5
इनटू टोटल एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप 0.5। टोटल एरिया कैसे निकलेगा, पाई इनटू आर स्क्वायर। आर की जगह पे क्या है, आर की जगह पे हमें दिया हुआ है 10/√π सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.1/√π मीटर हो जाएगा। तो 0.1/√π इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर इनटू पाई, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया होता है। ये √π का स्क्वायर पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.01, और 0.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.005। और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, इसी को हम क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं। वैसे ही हम ∅2 निकाल लेंगे। ∅2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ∅2 का मतलब क्या है, 0.5 सेकंड के बाद हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हमारा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जा रहा है, जब ये 0 हो जाएगा तो ∅2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना था। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है ∅1 माइनस ∅2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ∅1 कितना है, ∅1 है 0.005 माइनस 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी कि 0.5 सेकंड में ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो 0.5 यहाँ पर रख देंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.01। और इंड्यूस ईएमएफ है, ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट वोल्टेज होता है। मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मिली वोल्ट में चेंज हो जाएगा ये, यानी कि 10 मिली वोल्ट। अब देखने वाली बात ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमारा निकल गया क्या, 10 मिली वोल्ट। यहाँ पर चीज ये बोली गई है कि कांस्टेंट रेट के साथ क्या हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रेट के साथ डिक्रीज करने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि एरिया भी हमारी कांस्टेंट रह रही है, एरिया भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रेट के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इसका रेट है, इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा ये कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, हमसे 0.2 सेकंड पर पूछ ले, 0.25 सेकंड पर पूछ ले, 0.5 सेकंड पर पूछ ले, कभी भी किसी भी टाइम पर पूछे, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो हमसे पूछा हुआ 0.25 सेकंड पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बताइए, तो हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा, यही रहेगा। और ये आंसर कितना है, 10 मिली वोल्ट। 10 मिली वोल्ट थर्ड ऑप्शन हमारा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर एट 3 × 10⁵ पास्कल pressure. If 10% of heat supplied is used for increasing the volume by 1600 cm3 during this phase change, then the increase in internal energy in this process will be। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 1 ग्राम ऑफ ए लिक्विड है, ठीक है ना, ये लिक्विड है एक, जो हमारे पास जिसका मास कितना अवेलेबल है, 1 ग्राम ऑफ मास अवेलेबल है। फिर कह रहा है कि कन्वर्टेड टू वेपर, ठीक है ना, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से वेपर बन रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रही है। वेपर एट 3 × 10⁵ पास्कल प्रेशर, कितने प्रेशर पर, 3 × 10⁵ पास्कल प्रेशर पर ये प्रोसेस हो रही है, यानी कि प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। फिर आगे कह रहा है if 10% of heat supplied is used for increasing the volume by 1600 cm3, यानी कि वॉल्यूम को इंक्रीज करा जा रहा है। कितना वॉल्यूम इंक्रीज करा गया, 1600 cm3 वॉल्यूम इंक्रीज करा गया। और हमसे ये कह रहा है कि जितना हीट उसको सप्लाई हो, जैसे हम ये कंसीडर कर लें कि डेल्टा क्यू हीट हमने उसको सप्लाई किया, तो डेल्टा क्यू का 10%, यानी कि 10/100 क्या हो रहा है, इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने में, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम बाय 1600 cm3 ड्यूरिंग दिस फेज चेंज, इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने में 10% ऑफ हीट क्या लग जा रहा है, हमारा लग जा रहा है, यानी कि वर्क डन हो रहा है। वो
जब भी हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो यानी कि वो क्या हो रहा है, वर्क डन के द्वारा ही तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो हमारा अगर हमने डेल्टा क्यू उसको हीट दिया हुआ है, इसका 10% कितना आ रहा है, वर्क डन के बराबर आएगा, आना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज चेंज। देन द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन दिस प्रोसेस विल बी। दरअसल ये किसका क्वेश्चन है, ये हीट का क्वेश्चन है। हीट में हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। हमसे क्या पूछा जा रहा है, डेल्टा यू पूछा जा रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमें चेंज इन हीट और चेंज इन वर्क डन के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। हमें हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा चेंज इन हीट है, चेंज इन हीट का मतलब जितना हीट हमने दिया ये कितने के बराबर है, 10 इंटू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 जाएगा किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 10 इंटू डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा डब्ल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू के लिए हमें प्रोसेस दी गई है। प्रोसेस कैसा है, आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि प्रेशर हमारा क्या रख दिया गया है, कांस्टेंट रख दिया गया है, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू हमने पढ़ा था, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। पी कितना दिया गया, 3 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। एसआई यूनिट में उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी हमारा एसआई यूनिट में दिया गया, हमें इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर डेल्टा वी की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 16,000 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ठीक है। एसआई यूनिट में हम इसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, 160 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 480, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू हमारा कितना आ गया, 480 जूल आ गया। तो डेल्टा डब्ल्यू हमारा आ चुका है हमारा। हमें डेल्टा क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू कैलकुलेट करना चाहिए। हम यहाँ से देख पा रहे हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 10 इंटू डेल्टा डब्ल्यू है, 10 इंटू डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू 9 इंटू डेल्टा डब्ल्यू, और 9 इंटू डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, कितनी है, 480। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 9 8 जा 36 एंड 7 दैट इज इक्वल टू 43, यानी कि 4320 जूल। ये हमारा क्या निकल गया, डेल्टा यू निकल गया। और डेल्टा यू ये हमसे पूछा गया था चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी निकल चुकी है 4320 जूल। तो हम देख पा रहे हैं कि थर्ड नहीं फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 4320 जूल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आसान था ये, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 आर सेपरेटेड विथ डिस्टेंस d and placed in a medium of dielectric constant K, what will be the equivalent distance between charges in air for the same electrostatic force, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दरअसल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला जो हमारा कूलॉम्स लॉ, हमने सबसे पहला जो टॉपिक होता है हमारा मेन टॉपिक वो कूलॉम्स लॉ ही होता है, और कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 दूसरा चार्ज है Q2, दोनों को कुछ डिस्टेंस d पर रख दिया जाता है और उसको किसी मीडियम में रख दिया जाए या एयर में, पहले हम एयर की बात कर लेते हैं, एयर में रख दिया जाता है। तो उन दोनों चार्जेस पर लगने वाले फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, और वो मैग्नीट्यूड होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को अगर r मान लिया है हमने, और एक चार्ज Q1 है दूसरा चार्ज Q2 है, तो ठीक है। अब क्या है कि इसको किसी मीडियम में रख दिया जाता है, तो इस मीडियम के डायरेक्टली कांस्टेंट के ऊपर ये फोर्स डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं। दरअसल क्या है कि हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 दूसरा चार्ज है Q2, दोनों को कुछ डिस्टेंस d पर रखा गया है और इसको एक मीडियम में रख दिया जाता है, और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है K। तो कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कहता है कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस को हमने d मान रखा है तो d का स्क्वायर। ये होता है मीडियम में फोर्स।
ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एयर या वैक्यूम में फोर्स की बात करूं तो सिर्फ मैं लिखूंगा 1/4πε0, क्योंकि एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई d²। ठीक है, तो हमें पहले सेटअप जो हमारा दिया गया है उसमें लगने वाला जो फोर्स हमारा आएगा वो इतना आ जाएगा। अब कहा जा रहा है कि जब इसी दो चार्ज को, सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज को कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, उसको मैं मान लेता हूं r, मान लेता हूं मैं कि r डिस्टेंस पर रखने पर इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन फोर्स होगा, ये फोर्स सेम इसी के फोर्स के बराबर होना चाहिए। अगर इसको एयर में रखा गया है तब हमसे पूछा जा रहा है r की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो फोर्स इन एयर क्या हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। अब ये दोनों फोर्स हमसे कंडीशन क्या दिया गया है कि सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने चाहिए। तो ये दोनों फोर्स को अगर सेव कर दिया जाए हम लिखेंगे 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई d² इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचेगा, r² इज इक्वल टू k इंटू d², r² इज इक्वल टू k इंटू d²। यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √k इंटू d। तो हमारा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट डिस्टेंस, अगर हम इन दोनों चार्ज को एयर में रखते हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू √k इंटू d। तो ऑप्शन हमारा इसमें से दूसरा ऑप्शन हम देख पा रहे हैं d इंटू √k है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। d इंटू √k इतने डिस्टेंस पर एयर में रखेंगे जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स लगेगा। अगर इन दोनों चार्जेज को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मटेरियल में रखते हैं तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, d होगी, तब इन पर लगने वाला फोर्स इस पर लगने वाले फोर्स की क्या होगा, बराबर होगा। यही कंडीशन दी गई थी और हमसे क्या पूछा गया था, इक्विवेलेंट डिस्टेंस पूछा गया था, जो कि हमने कैलकुलेट कर रखा है √k इंटू d। तो d इंटू √k हमारा ऑप्शन दिया गया, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। बस हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हमारे पास। पहला स्टेटमेंट है एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस्ड विद द टेंशन ऑफ इट्स टेबल। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि फोर्स exerted by the floor of an elevator on the foot of a person standing on it is more than his or her weight when the elevator goes down with the decreasing speed। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि चूज दी करेक्ट। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है, उसको हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। दूसरा ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। और चौथा ऑप्शन है हमारा बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ठीक है, तो हमें इनमें से चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस्ड विद द टेंशन ऑफ इट्स केबल। सिंपल सा है, आसान सा क्वेश्चन है, स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन है। स्यूडो फोर्स आपने पढ़ा ही होगा। अगर स्यूडो फोर्स आपको समझ में आता होगा तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपने करे होंगे। हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक एलिवेटर है और इस एलिवेटर को, जाहिर सी बात है, एलिवेटर को क्या होता है, रस्सी किसी केबल से वो बंधी रहती है और केबल के सहारे ही नीचे और ऊपर की तरफ आती जाती है। हमसे ये कहा जा रहा है कि एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, यानी कि एक्सीलरेशन हमारा जीरो है। जब एक्सीलरेशन जीरो है तो यहाँ पर स्यूडो फोर्स का कोई मतलब स्यूडो फोर्स लगेगा ही नहीं, तो चिंता वाली कोई करने वाली बात ही नहीं है। बस एलिवेटर का जो भी वेट होगा, एलिवेटर का जो भी वेट होगा, क्या कर रहा होगा, ये रस्सी उतने ही टेंशन का फोर्स लगा रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई आदमी अगर बैठा है तो वो देख पा रहा है कि जितना एलिवेटर का वेट है उतने ही वेट को क्या कर रहा है हमारा ये केबल जो है वो बैलेंस कर रहा है, यानी कि टेंशन फोर्स इन द केबल दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द एलिवेटर। तो
पहले ऑप्शन में ये कह रहा था कि एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस्ड विद द टेंशन ऑफ इट्स केबल। जाहिर सी बात है, जब टेंशन इन द केबल वेट को बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, जो हमारा एलिवेटर है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, ये सही कह रहा है। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ देखते हैं। अगर हमारा एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पर 0 नहीं होता, कुछ एक्सेलरेशन होता, जैसे मैं कंसीडर कर लेता हूँ नीचे की तरफ कुछ एक्सेलरेशन होता, तो इस एलिवेटर पर ऊपर की तरफ एक स्यूडो एक्सेलरेशन लग रहा होता, जिसकी वजह से हम इक्वेशन क्या लिख पाते, T प्लस ma दैट इज इक्वल टू mg। mg क्या है? वेट है, तो टेंशन हमारा क्या होता, mg माइनस ma हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर वेट क्या है हमारा, वेट हमारा mg है, mg में से क्या हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो टेंशन के बराबर है। तो इसके लिए अगर हमारा ये जो हमारा बोला जा रहा है यहाँ पर कि यूनिफॉर्म स्पीड नहीं बोला गया होता तब ये स्टेटमेंट हमारा क्या होता, इनकरेक्ट होता। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमारा टेंशन इन द केबल दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिवेटर, ठीक है ना, ये इसको बैलेंस कर रहा होता है। पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। इफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर, सेकंड स्टेटमेंट ये है, if force exerted by the floor of an elevator on the foot of a person standing on it is more than his or her weight when the elevator goes down with the decreasing speed, ठीक है ना। हमसे ये कह रहा है कि एक एलिवेटर है, इस एलिवेटर में एक आदमी है, ठीक है ना, कोई है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि when the elevator goes down with decreasing speed, एलिवेटर नीचे तो जा रहा है लेकिन इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, ऊपर के डायरेक्शन में है, और इसका वेट नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगा mg, और एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में है। लेकिन इस पर जो सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में है, यानी कि जो हमारा फ्रेम होता है, फ्रेम जिस डायरेक्शन में फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में सूडो एक्सेलरेशन लग रहा होता है, तो सूडो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ लगेगा, यानी ma भी नीचे की तरफ लगेगा। अब ये मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ द पर्सन, मतलब ये जो हमारा फ्लोर है एलिवेटर का, ये फुट मतलब पर्सन के पैर पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है वो ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स होगा। अब इसको हम बैलेंस कर देंगे, अंदर की तरफ कोई आदमी होगा जो इसको देख रहा होगा, तो ma प्लस mg दोनों सेम डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू ma प्लस mg, ठीक है। नॉर्मल फोर्स का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, ma प्लस mg लिख सकते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर से दोबारा, इफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर देन हिज वेट, जाहिर सी बात है ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है हमारा मतलब फ्लोर, जो एलिवेटर का फ्लोर है, वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो mg से कुछ ज्यादा है, mg से क्या है, कुछ ज्यादा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर ट्रू ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है।